बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या एक इस्लामी तहरीक वाकई में पूरे मशरिक़ वुस्ता की सियासत को बदल सकती है? और क्या एक उस्ताद की खड़ी की जाने वाली तंजीम बादशाहतों, आमरीतों, फ़ौजी हुकूमतों और आलमी ताकतों के लिए ख़तरा बन सकती है? और आखिर क्यों कुछ लोग मुस्लिम ब्रदरहुड को इस्लामी बेदारी की अलामत कहते हैं, जबकि दूसरे उसे सियासी इस्लाम की सबसे ख़तरनाक शक्ल करार देते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इख्वानुल मुस्लिमीन की, कि इनकी इब्तिदा कैसे हुई, इनका नज़रिया क्या था, ये इतनी ताकतवर कैसे बनी, और अरब हुकूमतें आखिर क्यों इनसे खौफज़दा रहीं, और आखिर क्यों आज भी ये तहरीक पूरी मुस्लिम दुनिया में बहस का मौजू है। ये सिर्फ एक तंजीम की कहानी नहीं है, बल्कि जदीद मुस्लिम दुनिया की सियासी तारीख की कहानी है। इख्वानुल मुस्लिमीन की कहानी समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1920 की दिहाई में। सन 1924 में एबोलिशन ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट होता है। तकरीबन 600 साल पुरानी खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो जाती है। बहुत से मुसलमानों के लिए सिर्फ एक सल्तनत का खात्मा नहीं था, बल्कि इस्लामी सियासी वहदत के तसव्वुर का खात्मा था। इस वक्त अरब दुनिया पर यूरोपीय ताकतों का असर बढ़ चुका था। मिस्र में बरतानवी असर व रसूख मौजूद था। तुर्की में सेक्युलर इस्लाहात की जा रही थी, और मुस्लिम दुनिया में एक सवाल शिद्दत से उठ रहा था: क्या इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद हो जाएगा, या वो दोबारा सियासी और समाजी निज़ाम बन सकता है? इसी माहौल में एक नौजवान उस्ताद सामने आता है। उस नौजवान का नाम था हसन अल बन्ना। हसन अल बन्ना 1906 में मिस्र में पैदा हुए। वो दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन से इस्लामी इस्लाही सोच रखते थे। 1928 में उन्होंने मिस्र के शहर इस्माइलिया में 6 मजदूरों के साथ मिलकर इख्वानुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। शुरू में ये कोई सियासी जमात नहीं थी, बल्कि ये एक इस्लाही तहरीक थी। इख्वान का मकसद था इस्लामी इखलाकियात की बहाली, मगरबी जो कॉलोनिज़म का असर बढ़ रहा था उसका मुकाबला, तालीम और समाजी खिदमत, और इस्लाम को मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी के तौर पर पेश करना। हसन अल बन्ना कहा करते थे कि इस्लाम इबादत भी है, रियासत भी, इखलाक भी, ताकत भी और कानून भी। यही वो नज़रिया था जिसने इख्वान को दूसरी मजहबी तहरीकों से अलग बनाया। इख्वान ने सिर्फ तकारीर ही पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्कूल भी बनाए, हस्पताल कायम किए, खैराती इदारे चलाए, मजदूरों और गरीब तबके के साथ अपने रवाबित बढ़ाए। चंद ही सालों में इख्वानुल मुस्लिमून मिस्र की सबसे मुनज़्ज़म अवामी तहरीक बन गई। 1940 की दहाई तक इसके लाखों हामी मौजूद थे। इख्वान ने फ़लस्तीन के मसले पर भी बहुत जोर दिया, और 1948 की अरब इसराइल जंग में इसके रज़ाकारों ने बाकायदा हिस्सा लिया। लेकिन इसी दौरान मिस्र की हुकूमत इख्वान से खौफज़दा होने लगी, क्योंकि अब ये सिर्फ मजहबी तहरीक नहीं रही थी, बल्कि एक सियासी ताकत बनती जा रही थी। 1948 में मिस्री हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमून पर पाबंदी लगा दी। कुछ ही अरसे के बाद मिस्र के वजीर आज़म महमूद अल नुकराशी पाशा कत्ल कर दिए गए। हुकूमत ने इल्ज़ाम इख्वान पर लगाया, और फिर 1949 में हसन अल बन्ना खुद कायरा में कत्ल कर दिए गए। आज तक ये बहस मौजूद है कि उनके कत्ल के पीछे कौन था, लेकिन हसन अल बन्ना की मौत के बावजूद इख्वान ख़त्म ना हुई, बल्कि उसने एक नए दौर में दाखिल होना शुरू किया। 1952 में मिस्र में एक फ़ौजी इनकलाब आया। इब्तिदा में इख्वान ने जमाल अब्दुल नासिर की हिमायत की, लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। नासिर अरब कौम परस्ती और सेक्युलर रियासत चाहता था, जबकि इख्वान इस्लामी निज़ाम की बात करती थी। 1954 में नासिर पर कातिलाना हमला हुआ। हुकूमत ने इसका इल्ज़ाम इख्वान पर लगा दिया। इसके बाद शदीद क्रैकडाउन शुरू हुआ। हजारों कार
کنان گرفتار ہوئے، تشدد کیا گیا اور پھر جیلوں میں ایک نئی انقلابی سوچ جنم لینے لگی۔ اس دور میں ایک اہم نام سامنے آیا، سید قطب۔ سید قطب پہلے ادیب اور نقاد تھے، لیکن جیل میں انہوں نے ایسے نظریات پیش کیے جنہوں نے بعد میں پوری اسلامی سیاسی سوچ کو متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی مسلم حکومتیں حقیقت میں اسلامی نہیں رہی۔ انہوں نے جاہلیت کی اصطلاح استعمال کی، یعنی ایسا معاشرہ جو اللہ کے قانون کے بجائے انسانوں کے قوانین پر چل رہا ہو۔ ان کی کتاب مائل سٹونز بعد میں کئی اسلامی تحریکوں کے لیے اہم تحریر بن گئی۔ 1966 میں سید قطب کو پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کے نظریات زندہ رہے۔ اخوان المسلمین کے نظریات مصر تک محدود نہ رہے، اس کی شاخیں یا متاثرہ جماعتیں اردن، شام، فلسطین، تیونس، سوڈان اور خلیجی ممالک تک پھیل گئیں۔ فلسطین میں حماس کی جڑیں بھی اخوان المسلمون کی فلسطینی شاخ سے جوڑی جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی اسلامی سیاسی جماعتوں نے اخوان کے تنظیمی ماڈل سے اثر لیا، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اخوان کی بعض تحریروں نے بعد میں شدت پسند گروہوں کو بھی متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اخوان پر بحث آج بھی جاری ہے۔ 2011 میں عرب سپرنگ شروع ہو گیا۔ مصر میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ صدر حسنی مبارک کی حکومت ختم ہو گئی۔ اخوان المسلمون نے انتخابات میں حصہ لیا اور ان کے امیدوار محمد مرسی مصر کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر بنے۔ یہ 2012 کا زمانہ تھا۔ یہ اخوان کے لیے ایک بہت تاریخی لمحہ تھا، لیکن صرف ایک سال بعد فوج نے اقتدار سنبھال لیا اور عبد الفتاح السیسی کے دور میں اخوان پر دوبارہ سخت پابندیاں لگ گئیں۔ ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے اور تنظیم کو کئی عرب ممالک میں دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ آج اخوان المسلمون جو ہے وہ ایک سوال بن چکی ہے، کیا یہ اسلامی جمہوریت کی تحریک ہے یا سیاسی اسلام کا خطرناک ماڈل؟ حامی کہتے ہیں اخوان نے مسلمانوں کو سیاسی شعور دیا، سماجی خدمت کی اور آمریتوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ مخالفین کہتے ہیں اس نے مذہب اور سیاست کو ملا کر خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ مسلم بردرہڈ نے گزشتہ ایک صدی میں مسلم دنیا کی سیاست، مذہبی فکر اور انقلابی تحریکوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے، اور شاید اسی لیے یہ تحریک آج بھی ختم ہونے کے باوجود ختم نہیں ہوئی۔